रात का घना अंधेरा, 9 सितंबर 2023 की तारीख और नंदयाल शहर। सब कुछ बिल्कुल शांत था जब अचानक पुलिस की गाड़ियां आकर एक बस को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये कोई मामूली रूटीन चेकिंग या गिरफ्तारी नहीं थी। अंदर मौजूद थे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। एक ऐसा पल जिसने रातों रात पूरे देश की सियासत में एक जबरदस्त भूचाल ला दिया। एक ऐसा इंसान जिसे कुछ लोग एक जीनियस और विजनरी मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो सत्ता के खेल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है। एक ऐसा नेता जिसने पूरे शहर की किस्मत बदल कर रख दी, लेकिन साथ ही साथ राजनीति की सबसे खतरनाक बाजियां भी खेईं। एक तरफ वो जिसके अरेस्ट के बाद दुनिया भर के शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, तो दूसरी तरफ उसी पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप भी लगे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रबाबू नायडू सही मायने में एक विजनरी है, या फिर सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले एक बेहद चतुर राजनेता। इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। 1950 का दशक, नरवरीपल्ले नाम का एक छोटा सा गांव जहां एक प्राइमरी स्कूल तक मौजूद नहीं था। अब जरा सोचिए, ऐसी जगह से निकलकर एक आम सा छात्र नेता कैसे सत्ता के शिखर तक पहुंचा। ये सफर वाकई माइंड ब्लोइंग है। बिना किसी बड़े पॉलिटिकल गॉडफादर के महज 25 साल की उम्र में यूथ कांग्रेस की कमान। 1978 में सिर्फ 28 साल की उम्र में राज्य के सबसे युवा विधायक बने और 1980 आते आते सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री। और ठीक यहीं पर आता है इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मंत्री रहते हुए इनका संपर्क हुआ तेलुगु सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता एनटी रामाराव यानी एनटीआर से। काम करने के तरीके से प्रभावित होकर एनटीआर ने अपनी बेटी का रिश्ता इन्हें दे दिया। 1981 में भुवनेश्वरी से इनकी शादी हो गई। अब खुद सोचिए, एक तरफ सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का पावरफुल मंत्री पद और दूसरी तरफ सिनेमा के सबसे बड़ी सुपरस्टार का दामाद। अब ये खेल बहुत बड़ा होने वाला था। लेकिन राजनीति में हवा कब बदल जाए कोई नहीं जानता। असली आंधी आई 1983 में। एनटीआर ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके तेलुगु देशम पार्टी बनाई और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। शुरुआत में नायडू ने अपनी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। वो चुनाव लड़े लेकिन बुरी तरह हार गए। फिर उन्होंने एक बेहद प्रैक्टिकल फैसला लिया। वो सीधे टीडीपी में आ गए। उन्होंने कोई बड़ा पद नहीं मांगा, बल्कि एक बैकडोर ऑर्गेनाइजर की तरह पर्दे के पीछे से काम करना शुरू किया। उस दौर में जब कंप्यूटर बहुत कम लोग जानते थे, उन्होंने डेटाबेस का इस्तेमाल करके पार्टी को जमीन पर खड़ा कर दिया। अध्याय 1, 1995 का ऐतिहासिक वायसराय तख्ता पलट। इस घटना को हमेशा दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखा जाता है। एनटीआर को मानने वालों का कहना था कि ये एक शुद्ध धोखा था। महत्वाकांक्षा के नशे में एक दामाद ने अपने ही ससुर की पीठ में छुरा घूम दिया। लेकिन दूसरी तरफ नायडू के गुट का तर्क बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि एनटीआर की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती पार्टी में असंवैधानिक तरीके से दखल देने लगी थीं और पार्टी को पूरी तरह से खत्म होने से बचाने के लिए ये कड़वा कदम उठाना ही एकमात्र रास्ता था। ये पूरा वाकया किसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। रातों रात 160 से ज्यादा विधायकों को एक पाले में लाया गया और उन्हें हैदराबाद के मशहूर वाइसरॉय होटल में सुरक्षित ठहरा दिया गया। जब खुद करिश्माई लीडर एनटीआर वहां पहुंचे तो जो हुआ वो अकल्पनीय था। उन्हें अपनी ही पार्टी के लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि 1 सितंबर 1995 को चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए और एनटीआर का राजनीतिक युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अध्याय 2, सीईओ मुख्यमंत्री का उदय। अब 1997 की इस घटना को सुनिए। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स भारत आए हुए थे। नई दिल्ली में उनके साथ चंद्रबाबू नायडू की महज 10 मिनट की एक फॉर्मल मीटिंग तय थी, लेकिन नायडू अपने साथ एक लैपटॉप लेकर पहुंच गए। उन्होंने अपने डिजिटल प्रेजेंटेशन से बिल गेट्स को ऐसा इम्प्रेस किया कि वो 10 मिनट की छोटी सी मुलाकात खिंचकर पूरे 40 मिनट तक चली गई। उस दौर में एक भारतीय राजनेता का इस तरह टेक्नोलॉजी और विजन पर बात करना सच में बहुत बड़ी बात थी। और जानते हैं उस 40 मिनट का नतीजा क्या निकला? साइबराबाद का वो सपना हकीकत में बदल गया। अमेरिका के बाहर माइक्रोसॉफ्ट का पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहीं और नहीं बल्कि हैदराबाद में खुला। हाईटेक सिटी और साइबर टावर्स का निर्माण हुआ। गूगल, ऑरेकल और आईबीएम जैसी ग्लोबल कंपनियों ने लाइन लगा दी और देखते ही देखते राज्य का आईटी एक्सपोर्ट 82,700 मिलियन रुपए के पार पहुंच गया।
एक साधारण सा शहर अब ग्लोबल टेक हब बन चुका था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि राज्य विकास की एक ऐसी उड़ान पर है जिसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। उनका जो मशहूर विजन 2020 था, उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल था, एक गहरा डिजिटल डिवाइड। एक तरफ वर्ल्ड बैंक उनकी तारीफों के पुल बांध रहा था और शहर ग्लोबल आईटी हब बन रहा था। लेकिन दूसरी तरफ की सच्चाई बहुत कड़वी थी। ग्रामीण इलाकों में लगातार सूखा पड़ रहा था, खेती तबाह हो रही थी, किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्याएं कर रहे थे। एक कॉरपोरेट सीईओ वाली इमेज ने उन्हें जमीनी हकीकत और गांव के किसानों से पूरी तरह काट कर रख दिया था। इसी भयानक ग्रामीण असंतोष और गुस्से के बीच अक्टूबर 2003 में तिरुपति के पास एक खौफनाक घटना घटी। नक्सली संगठन पीपल्स वॉर ग्रुप ने उन्हें वर्ल्ड बैंक का एजेंट करार देते हुए उन पर एक जानलेवा हमला कर दिया। उनके काफिले को उड़ाने के लिए 17 क्लेम और माइंस बिछाई गई थीं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इतने भयंकर धमाके के बावजूद उनकी जान बच गई। जानलेवा हमले से तो वो बाल बाल बच गए, लेकिन 2004 के राजनीतिक धमाके से नहीं बच पाए। जहां एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट और विजन 2020 की बात हो रही थी, वहीं उनके मुख्य प्रतिद्वंदी वाईएस राजशेखर रेड्डी ने 1500 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा करके सीधे किसानों की नब्ज पकड़ ली और मुफ्त बिजली देने का वादा कर दिया। ग्रामीण इलाकों के इस भयानक गुस्से ने असर दिखाया और 2004 के चुनावों में चंद्रबाबू नायडू को एक बहुत बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा। अध्याय 3, 2023 का अरेस्ट ड्रामा। एक बार फिर सियासत में भूचाल। कई साल विपक्ष में और गठबंधन की राजनीति करने के बाद वो समय आया जब कहानी ने एक बार फिर करवट ली। सितंबर 2023 में स्किल डेवलपमेंट घोटाले के आरोप में सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि लगभग 371 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है। उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन इसका राजनीतिक असर बिल्कुल उल्टा हुआ। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में बसे आईटी प्रोफेशनल्स सड़कों पर उतर आए। एक ऐसा जबरदस्त ग्लोबल पब्लिक प्रोटेस्ट देखने को मिला जो भारतीय राजनीति में बहुत कम होता है। इसके बाद आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई। जब ये कानूनी लड़ाई अदालत में आगे बढ़ी तो जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट के सामने सीआईडी ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार कर लिया कि दरअसल ये मामला दर्ज करना ही एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी तथ्यों की गलती थी। सबूतों की भारी कमी के चलते इस मामले को बंद कर दिया गया। लेकिन तब तक इस एक घटना ने पूरे राज्य में उनके पक्ष में एक विशाल राजनीतिक सहानुभूति की लहर खड़ी कर दी थी। अध्याय 4, 2024 की वो शानदार वापसी। गिरफ्तारी के बाद जो पब्लिक सिंपैथी मिली थी उसे चंद्रबाबू नायडू ने एक मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने एक शानदार रणनीति के तहत बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ एक मजबूत अलायंस बनाया। जनता ने अपना सारा गुस्सा वोटों में बदल दिया और इस गठबंधन को बम्पर मेजॉरिटी दी। नतीजा, चंद्रबाबू नायडू चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। आज उनका सारा फोकस वापस अपनी अधूरी रह गई राजधानी अमरावती और विजन 2047 पर अटकाए। सोचिए, 40 साल से ज्यादा का राजनीतिक सफर, एक साधारण छात्र नेता से लेकर वाइसरॉय होटल के तख्ता पलट तक, एक शहर में आईटी रेवोल्यूशन लाने से लेकर जेल की सलाखों के पीछे जाने और फिर से एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के शिखर पर लौटने तक। ये सब कुछ किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर फिल्म की तरह लगता है ना? लेकिन दोस्तों, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी ये सवाल ज्यों का त्यों खड़ा है। क्या वो सही मायने में समय से आगे सोचने वाले एक विजनरी लीडर हैं या फिर सत्ता के खेल के सबसे शातिर पॉलिटिकल मास्टरमाइंड? उनकी विरासत जो भी हो, ये बात तो पक्की है कि चंद्रबाबू नायडू की कहानी भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे रोमांचक और जटिल कहानियों में से एक हमेशा रहेगी। इस पूरे एक्सप्लेनेटर को गहराई से समझने के बाद अब सोचने की बारी आपकी है।